हेलो स्टूडेंट्स, देखो लास्ट क्लास में हमने बात की थी मोल कॉन्सेप्ट के बारे में। हमने ये देखा कि मोल क्या होता है, हमें इसकी क्यों रिक्वायरमेंट पड़ती है। देन उसके बाद में हमने ये देखा कि हम मोल से क्या क्या चीज़ें कैलकुलेट कर सकते हैं। 1 मोल किसके इक्वल होता है, राइट। मोल से हम क्या क्या कैलकुलेट कर सकते हैं। अब अगर आपको किसी भी सब्सटेंस का वेट दे रखा हो तो आप उससे मोल कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आपको किसी भी सब्सटेंस का वॉल्यूम दे रखा हो या फिर उसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स दे रखे हो तो भी आप क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, उसके मोल कैलकुलेट कर सकते हैं। या फिर आपको उन सब्सटेंसेस के मोल दे रखे हों और आप ये तीनों की तीनों प्रॉपर्टी जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। वो सब चीज़ें हमने कवर की थी। देन उसके बाद में हमने ये देखा कि हम किस तरीके से नंबर ऑफ एटम कैलकुलेट कर सकते हैं या फिर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट। देन उसके बाद में हमने ये देखा कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के नंबर हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं मोल के लिए, राइट। इस तरीके से हमने ये सारी चीज़ें जो है वो प्रीवियस लेक्चर में कवर करी थी। आई होप आप लोगों ने वो लेक्चर कंप्लीटली देखा होगा और आपको पूरा का पूरा समझ में आ गया होगा, राइट। अब आपके पास कोई डाउट नहीं है। अगर कोई भी डाउट बचता है तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स के अंदर टाइप कर सकते हो अपना डाउट, राइट। तो आज हम मूव करने वाले हैं एम्पेरिकल फार्मूला के बाद कि एम्पेरिकल फार्मूला क्या होता है। फिर हम मूव करेंगे स्टोइकियोमेट्री पर। स्टोइकियोमेट्री के बाद हम मूव करेंगे लिमिटिंग रीजन पर, राइट। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। चलिए देखो एम्पेरिकल फार्मूला, सबसे पहले हम हेडिंग डालेंगे। हेडिंग है एम्पेरिकल फार्मूला, ठीक है। इसको जब हम हिंदी में बात करेंगे तो इसको हम बोलेंगे मूलानुपाती सूत्र, ठीक है, मूलानुपाती सूत्र, ठीक है। अब देखो मूलानुपाती सूत्र क्या होता है, और आप लोगों ने ये भी पढ़ा होगा एक होता है मोलिकुलर फार्मूला, ठीक है। एम्पेरिकल फार्मूला और मोलिकुलर फार्मूला दोनों में क्या डिफरेंस होता है, क्या दोनों सेम होते हैं या फिर कोई डिफरेंस होता है, वो सब चीज़ें हम देखते हैं। तो देखो मोलिकुलर फार्मूले की अगर हम बात करें, मोलिकुलर फार्मूला, तो देखो स्टूडेंट्स मोलिकुलर फार्मूला जो होता है ना और एम्पेरिकल फार्मूला जो होता है ये दोनों डिफरेंट होते हैं, ठीक है। स्लाइटली डिफरेंस प्रेजेंट होता है इनके अंदर। मोलिकुलर फार्मूला हम किसी भी एटम, किसी भी कंपाउंड के लिए जब हम उसका मोलिकुलर फार्मूला लिखते हैं, किसी भी मॉलिक्यूल के लिए जब हम उसका मोलिकुलर फार्मूला लिखते हैं तब हम उसमें जो एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट होते हैं वो उसको डिनोट करते हैं। क्या करते हैं, जो एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स होते हैं वो हम क्या करते हैं, उसमें लिखते हैं। जैसे सपोज आपको लिखना है H2SO4, ठीक है। सपोज एग्जाम्पल लेते हैं, H2SO4 वैसे होता ही है। तो H2SO4 का एक मोलिक्यूल है, ये पूरा का पूरा एक कंपाउंड है। इसके अंदर हम एक्चुअल के अंदर क्या लिख रहे हैं, हम एक्चुअल जितने भी उसके अंदर एटम्स प्रेजेंट है वो सारे के सारे नोट करते हैं। उसमें 2 हाइड्रोजन होते हैं, 1 सल्फर होता है, 4 ऑक्सीजन होता है, राइट। लेकिन मोलिकुलर फार्मूला ये सब चीज़ होती है। लेकिन अगर हम बात करें एम्पेरिकल फार्मूला की, तो एम्पेरिकल फार्मूला क्या होता है, एम्पेरिकल फार्मूला सिंपलेस्ट रेशियो होता है एटम का। हम उसके अंदर एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स रिप्रेजेंट नहीं करते, हम उसका सिंपलेस्ट फॉर्म बना देते हैं, ठीक है। जैसे सपोज हमारे पास में एक एग्जाम्पल है C6H12O6, राइट। एग्जाम्पल क्या है हमारे पास में, C6H12O6, जिसको हम क्या बोलते हैं, ग्लूकोज बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, ग्लूकोज बोलते हैं। ये जो है ये मोलिकुलर फार्मूला है ग्लूकोज का, जिसके अंदर हमने 6 कार्बन को रिप्रेजेंट कर रखा है, 12 हाइड्रोजन को रिप्रेजेंट कर रखा है और ऑक्सीजन को 6 रिप्रेजेंट कर रखा है, राइट। ये एक्चुअल में इतने ही होते हैं एक कंपाउंड के अंदर, ग्लूकोज के एक कंपाउंड के अंदर या फिर ग्लूकोज के एक मोलिक्यूल के अंदर, राइट। 6 कार्बन होंगे, 12 हाइड्रोजन होंगे, 6 ऑक्सीजन होंगे। लेकिन जब हम इसको सिंपलेस्ट रेशियो के अंदर कन्वर्ट कर देंगे, यानी जो एम्पेरिकल फार्मूला बनेगा वो नॉन डिविजिबल होता है, ठीक है। उसको फिर आप फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। इस फार्मूले को हम डिवाइड कर सकते हैं किसी भी नंबर से और एक सिंपलेस्ट रेशियो के अंदर क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं, राइट। जैसे सपोज अगर मैं इसको 6 से डिवाइड कर देता हूँ, इस पूरे फार्मूले को 6 से डिवाइड कर देता हूँ, तो जब मैं इसको 6 से डिवाइड करूँगा तो हमारे पास में क्या आएगा, CH2O, ठीक है। ये क्या है, ये सिंपलेस्ट फॉर्म है, क्या सरलतम रूप है किसका, ये सरलतम रूप है किसका, ग्लूकोज का, ठीक है। तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म है, इसी को हम क्या बोलते हैं, एम्पेरिकल फार्मूला बोलते हैं, ठीक है। एम्पेरिकल फार्मूला कुछ नहीं है, मोलिकुलर फार्मूला का 10 सिंपलेस्ट फॉर्म होता है एम्पेरिकल फार्मूला। हम एम्पेरिकल फार्मूला कैसे बनाते हैं, जो भी आपको मोलिक्यूल दे रखा होता है उसका 10 आप सिंपलेस्ट रेशियो कर दो, जो कि फर्दर डिवाइडेबल ना हो। अब देखो इस फार्मूले को आप फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। 1 को छोड़ करके आप किसी भी डिजिट से अगर आप उसको डिवाइड करने चलोगे तो आप डिवाइड नहीं कर सकते, ठीक है। अगर आप 2 से डिवाइड करोगे तो यहाँ पे 1 है तो डिवाइड ही नहीं होगा, ठीक है। इस तरीके से तो जो भी हमारे पास में सिंपलेस्ट फॉर्म आता है आपको ये भी चेक करना होता है कि वो नॉन डिविजिबल होना चाहिए, ठीक है, डिवाइड नहीं हुआ किसी भी फर्दर डिजिट से, राइट। तो उसको हम क्या बोल देंगे, उसको हम उसका एम्पेरिकल फार्मूला बोल देंगे, राइट। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, एम्पेरिकल फार्मूला निकाल सकते हैं। जैसे सपोज एक और एग्जाम्पल और लेते हैं, जैसे C2H4O2, ठीक है। ये हमारे पास में कोई मोलिकुलर फार्मूला है, इसका हमें क्या बनाना है, बहुत ही सिंपलेस्ट फॉर्म बनाना है। तो आप इसको क्या करोगे, एक ऐसे डिजिट से डिवाइड करोगे जो कि इस फॉर्मूले को सिंपलेस्ट फॉर्मूला बना दे। अब क्या करोगे, 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या बनेगा, CH2। अब देखो
इसका भी एम्पेरिकल फार्मूला CH2 आया, इसका भी एम्पेरिकल फार्मूला CH2 आया, तो ये हो सकता है कि अलग अलग मॉलिक्यूलर फार्मूले के सेम क्या आ सकते हैं, सेम आपके एम्पेरिकल फार्मूला आ सकते हैं, राइट। तो अलग अलग मॉलिक्यूलर फार्मूला से भी हमें सेम टाइप के क्या मिल सकते हैं, सेम टाइप के एम्पेरिकल फार्मूला मिल सकते हैं, क्योंकि एम्पेरिकल फार्मूला क्या होता है, एम्पेरिकल फार्मूला एक सिंपलेस्ट रेशियो होता है, ठीक है। तो आपने इसका सिंपलेस्ट रेशियो बनाया तो भी क्या आया CH2, आपने इसका सिंपलेस्ट रेशियो बनाया तो इसका भी क्या है CH2, राइट, इस तरीके से। अब देखो ये तो था कि मॉलिक्यूलर फार्मूले को हम किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, एम्पेरिकल फार्मूला में। अगर हमारे पास में किसी का एम्पेरिकल फार्मूला हो और उस एम्पेरिकल फार्मूला को हमें कन्वर्ट करना हो किसके अंदर, मॉलिक्यूलर फार्मूला के अंदर, ठीक है। तो हमारे पास में क्या है, हमें मॉलिक्यूलर फार्मूला पता करना है, मॉलिक्यूलर फार्मूला पता करना है, ठीक है। इस मॉलिक्यूलर फार्मूला पता करना है तो इसको क्या करना पड़ेगा, आपको n इंटू क्या करना पड़ेगा, एम्पेरिकल फार्मूला करना पड़ेगा, ठीक है। क्या करना पड़ेगा, आपके पास में जो भी एम्पेरिकल फार्मूला है उसको किससे डिवाइड कर दो, उसको किससे मल्टीप्लाई कर दोगे, n की वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दोगे, राइट। अब ये हम n किस तरीके से निकालेंगे वो हम आगे देखते हैं जब हम न्यूमेरिकल करेंगे, राइट। n जो होता है ये आपकी होल नंबर होता है 1 2 3 4 5 6 से रिलेटेड, राइट, इस तरीके से। तो आपके पास में मॉलिक्यूलर फार्मूला को भी आप किस में कन्वर्ट कर सकते हो, एम्पेरिकल फार्मूला में, और एम्पेरिकल फार्मूला को वापस किस में कन्वर्ट कर सकते हो, मॉलिक्यूलर फार्मूला में कन्वर्ट कर सकते हो, राइट। आप इसको कॉपी करो, ठीक है। इसको हम क्वेश्चन के अंदर इंप्लीमेंट करके देखेंगे कि किस तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं और किस तरीके से हम इनको सॉल्व कर सकते हैं, राइट। तो आप इसको कॉपी करो। ओके स्टूडेंट्स, तो हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। देखो क्वेश्चन आपको क्या दे रखा है, क्वेश्चन आपको ये दे रखा है कि कोई भी एक कंपाउंड है, उस कंपाउंड के अंदर कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का कंपोजिशन दे रखा है। वो कितना है, कार्बन का 40%, हाइड्रोजन का 6.6% और ऑक्सीजन का कितना है 53.4% आपको दे रखा है, राइट। और आपको मॉलिक्यूलर वेट भी दे रखा है, जो भी आपको कंपाउंड दे रखा है उसका मॉलिक्यूलर वेट कितना दे रखा है, 150 दे रखा है। तो उसका आपको एम्पेरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला दोनों कैलकुलेट करना है। तो देखो किस तरीके से करेंगे, एक तो होता है इसका लॉन्ग मेथड जो कि आपकी बुक्स में दे रखा है, हम शॉर्ट मेथड यूज़ करेंगे, ठीक है। शॉर्ट मेथड क्या है, देखो कि हमारे पास में जो भी कंपाउंड दे रखा होगा वो कुछ इस तरीके से होगा, CX, HY और OZ, राइट। यानी यहाँ पर कोई ना कोई वैल्यू होगी XYZ की, और हमारे पास में 3 ही एलिमेंट है, ठीक है। तो X और Y और Z का मतलब क्या है, मोल ऑफ एलिमेंट, मोल ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ठीक है। रेस्पेक्टिवली कार्बन के मोल होंगे, हाइड्रोजन के मोल और ऑक्सीजन के मोल, राइट, इस तरीके से। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, मोल निकालेंगे। हम कार्बन का मोल निकालते हैं तो किस तरीके से निकालेंगे, कितना है कार्बन का 40 वेट है, डिवाइडेड बाई 12 हो जाएगा। हाइड्रोजन का निकालना है तो हाइड्रोजन का निकालोगे कितना आएगा, 6.6 डिवाइडेड बाई 1। ऑक्सीजन का निकालोगे कितना आएगा, 53.4 डिवाइडेड बाई 60, राइट। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इस तरीके से हमारे पास में मोल्स आ जाएंगे। तो आप ये जो भी मोल्स आए इसको आप सिंपलेस्ट रेशियो में कन्वर्ट करके जब आप देखोगे तो हमारे पास में क्या आएगा, CH2O आएगा, ठीक है। कैलकुलेशन में आपके लिए छोड़ रहा हूँ, आपको सिंपल करके ये लाना है, ठीक है। तो आप कैलकुलेशन करके देखना, इनको डिवाइड करने के बाद जो भी वैल्यू आए फिर उसको सिंपलेस्ट करके आपके पास में क्या आ जाएगा, ये वैल्यू आ जाएगी। यानी जो रेशियो आएगा वो कितना आएगा, 1:2:1, ठीक है, ये रेशियो आएगा। अब देखो हमें क्या मिल गया, हमें एम्पेरिकल फार्मूला मिल गया। एम्पेरिकल फार्मूला से हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, मॉलिक्यूलर फार्मूला कैलकुलेट करेंगे। तो देखो किस तरीके से करेंगे, आपका जो भी एम्पेरिकल फार्मूला है उसका वेट लिखूँ, ठीक है। कितना आएगा एम्पेरिकल फार्मूला का वेट, देखो 12x प्लस, ठीक है, इसका x मान लेते हैं 12x प्लस 2 हाइड्रोजन है तो 2x प्लस 1 ऑक्सीजन है तो 16x इक्वल टू किसके हो जाएगा, 150 के, क्योंकि हमारे पास में मॉलिक्यूलर वेट कितना है 150। हमें x की वैल्यू निकालनी है, x की वैल्यू कितनी आएगी, जितनी x की वैल्यू आएगी उससे हम क्या कर देंगे, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। उससे मल्टीप्लाई करते ही हमारे पास में क्या आ जाएगा, मॉलिक्यूलर फार्मूला आ जाएगा। तो देखो यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे आ जाएगा 30x डिवाइड इज इक्वल टू 150। तो x इज टू कितना आएगा, 150 डिवाइड बाई 30 कितना आएगा, 5। यानी x की वैल्यू हमारे पास में कितनी आ गई, 5 आ गई, ठीक है। हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या कैसे करेंगे, CH2O मल्टीप्लाइड बाई 5, तो ये क्या आ जाएगा, C5H10O5। तो ये आपका जो है वो कंपाउंड दे रखा था और इसमें कंपोजिशन आपको बता रखे थे इतने, और उसका जो है ये आपका क्या हो जाएगा, एम्पेरिकल फार्मूला हो जाएगा, राइट। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, एम्पेरिकल फार्मूला कैलकुलेट कर सकते हैं, एम्पेरिकल फार्मूला से मॉलिक्यूलर फार्मूला, राइट। इस तरीके से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। आप इसको कॉपी करो। फिर हम मूव करते हैं नेक्स्ट कैटेगरी के ऊपर जो कि है स्टोइकियोमेट्री। ओके स्टूडेंट्स, तो हम बात करते हैं स्टोइकियोमेट्री के बारे में। तो देखो स्टोइकियोमेट्री होती है, स्टोइकियोमेट्री को हिंदी में हम बोलते हैं रस समीकरण विधि। रस समीकरण विधि, ठीक है, ये शायद ऐसा नहीं होता, ऐसा होता है, ठीक है। अब देखो रस समीकरण विधि का मतलब क्या होता है या फिर स्टोइकियोमेट्री का मीनिंग क्या होता है वो हम देखते हैं। तो देखो हमारे पास में कोई रिएक्शन है, सपोज करूँ A + B
बनाता है आपके पास C, ठीक है। यानी अगर हम रिएक्शन की बात करें तो देखो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि एक रिएक्शन के अंदर दो चीज़ें होती हैं, मेनली दो चीज़ें होती हैं, एक होता है रिएक्टेंट और एक होता है प्रोडक्ट। क्या होता है? एक होता है रिएक्टेंट और एक होता है प्रोडक्ट। ये होते हैं रिएक्टेंट, ठीक है, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं क्रियाकारक, क्रियाकारक। एक होता है हमारे पास में प्रोडक्ट, यानी इसको हम क्या बोलेंगे? उत्पाद, ठीक है। क्रियाकारक अभिक्रिया करते हैं और किसका निर्माण करते हैं? उत्पाद का निर्माण करते हैं। रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट करके क्या फॉर्म करते हैं? प्रोडक्ट का फॉर्म करते हैं, ठीक है, प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं, राइट। अब देखो इसके अंदर अगर हम इस इक्वेशन को स्टडी करते हैं तो यहाँ पर इसके आगे कोई भी कोफिशिएंट नहीं लगा हुआ है, कोई भी गुणांक नहीं है A, B और C के आगे, ठीक है। जो भी एलिमेंट होता है, जो भी आपके पास में रिएक्टेंट होते हैं, रिएक्टेंट के आगे जो भी कोफिशिएंट लगे होते हैं वही उस रिएक्शंस के क्या कहलाते हैं? स्टोइकियोमेट्री कहलाती है, ठीक है। इसके आगे अगर हम बात करें, इसमें अगर हम बात करें स्टोइकियोमेट्री की, ठीक है, स्टोइकियोमेट्री की अगर हम बात करें तो A की स्टोइकियोमेट्री कितनी है? 1, B की स्टोइकियोमेट्री कितनी है? 1, C की स्टोइकियोमेट्री भी कितनी है? 1। अगर हम बात करें, जैसे नेक्स्ट एग्जांपल आपको दे रखा है 2A + 4B बनाते हैं 8C, ठीक है। अगर हम बात करें इसके स्टोइकियोमेट्री की तो इसकी स्टोइकियोमेट्री कितनी है? 2, इसकी स्टोइकियोमेट्री कितनी है? 4, इसकी स्टोइकियोमेट्री कितनी है? 8, ठीक है। स्टोइकियोमेट्री को हम कई बार मोल्स में लेकर के चलते हैं, आप ग्राम के अंदर लेकर के चलोगे तो इसका 2 ग्राम, इसके 4 ग्राम से। अब देखो इसको स्टडी कैसे किया जाता है या रीड कैसे किया जाता है। सपोज अगर हम ग्राम में लेकर के चल रहे हैं तो इसका 2 ग्राम इसके 4 ग्राम से रिएक्ट करके कितना बनाता है? 8 ग्राम C बनाता है। या फिर हम मोल से भी लिख करके चलते हैं, A के 2 मोल B के 4 मोल से रिएक्ट करके C के 8 मोल बनाते हैं, राइट। इस तरीके से इसको रीड किया जाता है, ठीक है। एक और एग्जांपल देखते हैं, जैसे आपके पास में दे रखा हो 5A, इसको डिकम्पोज किया गया है और अब बनता है B + 3C, ठीक है। तो देखो स्टोइकियोमेट्री की अगर हम बात करें तो बताओ स्टोइकियोमेट्री कितनी होगी? इसकी स्टोइकियोमेट्री 5 है, इसकी स्टोइकियोमेट्री 1 है और इसकी स्टोइकियोमेट्री 3 है। मतलब कि 5 मोल A जो है वो डिसोसिएट हो गया इसके अंदर, 1 मोल B के अंदर और 3 मोल C के अंदर, राइट। तो इस तरीके से हम इसको क्या कर सकते हैं? इस तरीके से हम इसको स्टडी करते हैं, ठीक है। अब हम क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन आपको किस तरीके से पूछे जाएंगे। तो एग्जाम्पल लेकर के चलते हैं हम, ध्यान रखें। एग्जाम्पल आपको दे रखा है कि रिएक्शन दे रखी है आपके पास में 7.4 ग्राम H2O है, ठीक है। 7.4 ग्राम क्या है? H2O है। हमने इसका इलेक्ट्रोलाइसिस किया, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइसिस करने के बाद में जो भी H2 + O2 आता है, तो H2 का तो हमें क्या कैलकुलेट करना है? वॉल्यूम कैलकुलेट करना है और इसका वेट कैलकुलेट करना है, ठीक है। इसी टाइप से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आपको स्टोइकियोमेट्री नहीं पूछेगा कि आप इसकी स्टोइकियोमेट्री बताओ। स्टोइकियोमेट्री की हेल्प से हम क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं वो हम देखते हैं। तो क्वेश्चन क्या है कि 7.4 ग्राम H2O दे रखा है, उसका इलेक्ट्रोलाइसिस किया गया है। इलेक्ट्रोलाइसिस होने के बाद में H2 + O2 के अंदर ये ब्रेक हो जाता है। आपको H2 का वॉल्यूम निकालना है और O2 का वेट निकालना है। तो किस तरीके से करेंगे? बहुत ही सिंपल है। लोग पूरा का पूरा मेथड यूज़ करते हैं, हम मेथड यूज़ नहीं करेंगे, हम ट्रिक की फॉर्म यूज़ करेंगे और इसको हम बोलेंगे इक्विवेलेंट की रेस्पेक्ट में बात करना, ठीक है, कि इक्विवेलेंट से किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। इक्विवेलेंट अभी मैंने स्टार्ट नहीं किया, बट हाँ मैं आपको ऐसा फील नहीं होने दूंगा कि आपको इक्विवेलेंट आता ही नहीं है, ठीक है। हम किस तरीके से करेंगे हम देखते हैं। प्रैक्टिस करोगे तो ये मेथड आपको सबसे ईजी लगेगा, प्रैक्टिस नहीं करोगे ये मेथड तो क्या कोई भी मेथड आपको ईजी नहीं लगेगा, राइट। देखो किस तरीके से करेंगे। हमारे पास में क्या है? रिएक्शन हम पहले लिखते हैं H2O का इलेक्ट्रोलाइसिस किया, हमारे पास में आया H2 और O2। सबसे पहले तो आपको जो भी रिएक्शन दे रखी होती है उसको बैलेंस करना, ठीक है। अगर आपको रिएक्शन दे भी रखी है तो आप उसको चेक करो कि बैलेंस है या फिर नहीं। तो देखो यहाँ पे अगर हम बात करें तो मैं यहाँ पे 2 लगा दूँ, यहाँ पे भी 2 लगा दूँ, क्योंकि ऑक्सीजन 2 है तो इसके लिए हमने यहाँ पे 2 लगाया। जैसे ही हमने यहाँ पे 2 लगाया तो हाइड्रोजन 4 हो गए यहाँ पे, तो हमने यहाँ पे भी हाइड्रोजन 4 कर दिए। तो ये होगी आपकी रिएक्शन जो है वो इक्वेशन जो है वो बैलेंस होगी, ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन। अब इसके अगर हम बात करें तो ये दे रखा है आपको 7.4 ग्राम। आपको बताना है कि इसका वॉल्यूम कितना आएगा, तो हम यहाँ लिख लेते हैं, यहाँ पे वॉल्यूम हमें बताना है और यहाँ पे हमें क्या बताना है? वेट बताना है। देखो सबसे पहले आप इसके मोल कैलकुलेट करो। तो जब आप 7.4 डिवाइडेड बाई H2O का कितना होता है? 18 होता है, ठीक है। तो 7.4 डिवाइडेड बाई 18 करोगे तो ये आपका आ जाएगा 0.4, यानी कितने मोल आएंगे? 0.4 मोल आएंगे, ठीक है। अब स्टोइकियोमेट्री से इसके रीड करो, जैसे हमने अभी यहाँ पे किया। इसका 2 मोल, पहले हम वेट कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। वेट ऑफ O2, ऑक्सीजन का वेट कैलकुलेट करते हैं। देखो इसका अगर 2 मोल डिसोसिएट होता है इसके 1 मोल के अंदर, ठीक है। इसका 2 मोल इसका डिसोसिएट होता है 1 मोल के अंदर, तो बताओ इसका 1 मोल इसका डिसोसिएट कितना देगा? हाफ मोल देगा। भाई 2 अगर 1 दे रहा है तो 1 कितना देगा? हाफ देगा, राइट। तो इसका हम लिखेंगे हाफ मोल। बहुत ही सिंपल है, आप थोड़ा सा अगर प्रैक्टिस करोगे, थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तो आपको ईजी लगेगा। हाफ मोल आ गया, हमने 1 मोल के रेस्पेक्ट में बात करी।
तो हमारे पास में इसके मोल कितने हैं, हमारे पास में इसके 0.4 मोल है। तो बताओ 0.4 मोल के लिए कितना देगा, 0.4 मल्टीप्लाई कर देंगे इससे, भाई 1 मोल के लिए कितना दे रहा है, 0.4 के लिए कितना देगा, तो इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 1 मोल वाले से, ठीक है, इनटू में ये तो आपको दे देगा मोल, ठीक है। अब मोल से हमें वेट निकालना है, तो वेट निकालने के लिए आप क्या करोगे, 32, भाई मोल का फॉर्मूला क्या होता है, वेट अपॉन मोलिकुलर वेट होता है, ठीक है। तो हमारे पास में मोल आ गए, ये आपके पास में मोल आ गए, ठीक है, कि 0.4 मोल से ये कितना बनेगा, उसके मोल आ गए। अब ये जो मोल होंगे इसको हम क्या करेंगे, मोल को हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, मोलिकुलर वेट से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जैसे ही मोलिकुलर वेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 16 और ये हो जाएगा आपका 6.4 ग्राम। है इजी, नहीं तो बहुत बड़ा इसका मेथड है इसको सॉल्व करने का, राइट, लेकिन आप इजीली सॉल्व कर सकते हो इस तरीके से। अब देखो हम बात करते हैं वॉल्यूम की। तो सिंपल, पहले आपको वॉल्यूम निकालना है, वॉल्यूम से आप क्या निकालोगे, वेट, वेट से आप क्या निकालोगे, पहले आपका वेट निकलेगा, वेट के बाद में आप मोल निकालो, क्योंकि यहाँ पे सारी चीज़ें वेट के अंदर चल रही है, ठीक है। तो देखो इसके 2 मोल, इसका 2 मोल बनाते हैं, तो बताओ इसका 1 मोल कितना बनेगा, इसका 1 मोल ही बनेगा, इसका 0.4 मोल, इसका कितना बनेगा, 0.4 मोल ही बनेगा। तो हम क्या लिखेंगे, 0.4 मोल इंटू क्या आ जाएगा 2, ठीक है, क्या आ जाएगा 2, तो ये कितना आ जाएगा 0.8 आ जाएगा, ठीक है, ये क्या आ जाएगा आपका 0.8 आ जाएगा, ठीक है। अब देखो अब हम बात करते हैं, ये तो आपका आ गया वेट, ठीक है। तो वेट से आपको क्या निकालना है, वेट से आपको मोल निकालना है। वैसे तो हम ऐसा भी कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको ये जो मेथड है अभी जो मैं बताने वाला हूँ सजेस्ट नहीं करूँगा, क्योंकि ये इसी रिएक्शन के लिए, कुछ ही रिएक्शन के लिए एप्लीकेबल होता है। इसका 0.4 मोल है, इसका 2 मोल से 2 मोल बन रहा है, 1 मोल से 1 मोल बनेगा, तो 0.4 से भी 0.4 ही बनेगा। लेकिन जब हम कॉम्प्लेक्स रिएक्शन पढ़ते हैं तो उसमें आप कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए मैंने आपको नहीं बताया। वैसे तो हम सीधा डायरेक्ट कर सकते हैं कि जो मोल आएगा, मोल यहाँ पे कितना आएगा, 0.4 ही आएगा, क्योंकि इसका अगर 2 मोल, इसका 2 मोल बनाता है तो इसका 1 मोल बनाएगा, और 0.4 मोल इसका क्या बनाएगा, 0.4 मोल ही बनाएगा, ठीक है। तो मोल कितना आ गया 0.4। अब हमें पता है कि मोल से हम वॉल्यूम कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो V/22.4, ठीक है। तो मोल हमारे पास में कितना है 0.4 इंटू 22.4, V कितना आ जाएगा, ठीक है। तो आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपका 13.46 के आसपास आएगा, 48 के पास आएगा, ठीक है। तो आप इसको कैलकुलेट करके देख सकते हो, जो भी आपका आंसर आएगा 13 के आसपास आएगा या 14 के आसपास आएगा, देख लो जो भी आएगा, ठीक है। आप इसको मल्टीप्लाई करके आपके पास में इसका वॉल्यूम आ जाए। तो बहुत ही सिंपलेस्ट मेथड है ये। अगर आप इस मेथड को यूज़ करते हो तो आप कुछ ही सेकंड्स के अंदर आंसर निकाल सकते हो। अगर आप वो डिटेल मेथड के अंदर जाते हो तो डिटेल मेथड में आपकी कैलकुलेशन में भी दिक्कत आएगी, और प्रोसेस अगर आपको एक भी स्टेप याद नहीं रहेगा तो उसके अंदर आपको बहुत सारी दिक्कत आएगी। तो आप इस तरीके से क्या कर सकते हो, स्टोइकियोमेट्री के कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। आप इसको कॉपी करो, फिर एक क्वेश्चन और करते हैं जिससे हमें ये पूरा का पूरा सीख जाएं किस तरीके से इस मेथड को यूज़ करना है, राइट। तो आप इसको कॉपी करो। ओके स्टूडेंट्स, तो हम बात करते हैं 2 क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको क्या दे रखा है कि 1.12 ग्राम Fe रिएक्ट विद H2O एंड प्रोड्यूस Fe2O3, कैलकुलेट इट्स वेट, यानी आपको Fe2O3 का वेट कैलकुलेट करना है। तो इसको स्टोइकियोमेट्री से हम सॉल्व करेंगे। तो देखो किस तरीके से करेंगे। सबसे पहले हम रिएक्शन लिखेंगे कि Fe रिएक्ट करता है किसके साथ, वाटर के साथ, और क्या बनाता है आपका Fe2O3, Fe2O3 बनाता है। देखो प्लस साथ में क्या निकलेगी, अब इसने H2 तो दे नहीं रखी, लेकिन H2 निकलेगी, ध्यान रखना, ठीक है, क्योंकि हमें रिएक्शन बैलेंस करनी है तो इसलिए हमें H2 की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। अब देखो बैलेंस कैसे करेंगे, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, फिर यहाँ पे अगर हम बात करें तो ऑक्सीजन अगर यहाँ पे 3 है तो ये यहाँ पे आ जाएगा 2, और ये आ जाएगा यहाँ पे 4, सॉरी तो यहाँ 2 होगा ना, ये आ जाएगा 3, फिर यहाँ आ जाएगा आपका 6 है ना, ये भी आ जाएगा 3। क्लियर है, ऑक्सीजन 3 हो गया, हाइड्रोजन यहाँ पे हो गया 6, ठीक। एक बार चेक कर लीजिए कि बैलेंस हो गया। Fe यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी Fe2 है, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 और 3 6 है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन 2 और 3 6 है, ऑक्सीजन भी यहाँ पे 3 है और ऑक्सीजन भी यहाँ पे 3 है। चलिए ठीक है, ये पूरी की पूरी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, ठीक है, ठीक। अब देखो इसमें कैसे करेंगे, हमारे पास में 1.12 ग्राम जो है वो क्या दे रखा है, Fe दे रखा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मोल कैलकुलेट करेंगे। मोल क्या आएगा 1.12 ग्राम डिवाइडेड बाय Fe का कितना होता है 56 होता है, तो ये आ जाएगा आपका 0.02 मोल आ जाएगा, ठीक है। सबसे पहले हम मोल कैलकुलेट करेंगे, हमें इसका वेट कैलकुलेट करना है। देखो इसका अगर 2 ग्राम, इसका 2 मोल, एक सेकेंड, यहाँ पे कुछ ना कुछ दिक्कत तो आएगी ना, Fe यहाँ पे 2 हो गया। ओके एक सेकेंड आप करना, ये क्वेश्चन गलत है थोड़ा। Fe3O4 बनेगा, Fe3O4
और यहाँ फिर ये बैलेंस हो जाएगा पूरा का पूरा, वापस से चेंज हो जाएगा। ये होगा Fe3O4, क्वेश्चन मिस्टेक था, ठीक है, इसीलिए मैं सोचा था गड़बड़ कैसे आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 3, ठीक है, और यहाँ आ जाएगा 4, और यहाँ पर भी क्या आ जाएगा 4। वैसे वो भी कर सकते थे बट क्वेश्चन यही है, तो इसीलिए ये बेटर है, ठीक है। ये इक्वेशन थी, आप करेक्ट कर लेना। देखो अब कैसे करेंगे, इसका हमने मोल निकाल लिया। मोल निकालने के बाद अब देखो हम स्टोइकियोमेट्री रीड करते हैं कि इसका 3 मोल इसके 1 मोल बनाता है, ठीक है। इसका 3 मोल इसका 1 मोल बनाता है, तो बताओ इसका 1 मोल कितना बनेगा? हाँ बिल्कुल 1/3 बनाएगा। चलो इनटू, अब देखो इसका हमारे पास में कितना मोल है, इसका हमारे पास में है 0.02 मोल, तो बताओ इसका 0.02 मोल इसका कितना बनाएगा? इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 0.02 को, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है? वेट निकालना है। तो ये तो मोल हो गया, मोल इनटू क्या करेंगे? मोलिकुलर वेट। Fe2O3 का कितना होता है? 232। अब इसको मल्टीप्लाई करोगे 1.534 इस टाइप का आएगा ना, 534 ग्राम हो जाएगा, ठीक है। आप मल्टीप्लाई करके देख लेना, 1.534 के आसपास आएगा इसका आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही सिंपल सा है। आपको 10 किलोग्राम क्या दे रखा है? CaCO3 दे रखा है और बनता है CaO और CO2। बैलेंस करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। इसका 1 मोल इसका 1 मोल बनाता है, इसका 1 मोल इसका 1 मोल, मतलब इसका 1 मोल ये बनाता है, 1 मोल ये बनाता है। पहले हम कैलकुलेट करते हैं वेट, ठीक है। देखो सबसे पहले हम वेट कैलकुलेट करने से पहले हम इसका मोल निकाल लेते हैं, वो बेटर रहेगा। तो इसका मोल आएगा 10 किलोग्राम है, किलोग्राम को ग्राम में बदलेंगे 10,000 डिवाइडेड बाय इसका मोलिकुलर वेट कितना होता है? 100 होता है। कैल्शियम का 48, ऑक्सीजन का, कार्बन का 12, तो 100 हो गया। 2 से 2 कटेगा, कितना आएगा? 100 मोल, ठीक है। 100 मोल आ गया। अब देखो अगर इसका 1 मोल बनाता है, तो बताओ इसका 100 मोल इसका कितना बनाएगा? 100 बनाएगा, ठीक है ना। फिर इसका अगर हम बात करें, इसका कितना होगा भाई? इसका ही तो मोल आ गया भाई। इसका 1 मोल अगर 1 मोल बनाता है तो इसका 100 मोल इसका 100 मोल बनाएगा। तो इसका वेट कितना आएगा? मोल को हम मल्टीप्लाई कर देंगे इसके मोलिकुलर वेट से 56, तो ये कितना आएगा? 5600, यानी कितना आ जाएगा? 5.6 किलोग्राम। फिर अगर हम बात करें इसकी, तो बताओ देखो हमें n कैलकुलेट करना है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स कैलकुलेट करना है या फिर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैलकुलेट करना है। तो देखो किस तरीके से करेंगे। इसका अगर 1 मोल इसका 1 मोल बनाता है, तो इसका 100 मोल इसका 100 मोल बनाएगा। इसका 1 मोल बनाता है, तो 100 मोल कितना बनाएगा? 100 बनाएगा, ठीक है। तो 100 इंटू हम क्या कर देंगे? Na कर देंगे, क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है? मोल इज इक्वल टू कैपिटल N डिवाइडेड बाय एवोगाड्रो नंबर। तो इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 100 Na आ जाएगा, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल से मेथड्स हैं, आप इस पर प्रैक्टिस करोगे तो आपको ये मेथड इजीली समझ में आ जाएंगे और आप हर एक क्वेश्चन को इस तरीके से सॉल्व कर सकते हो, राइट। अब इसको कॉपी करो। फिर हम बात करते हैं लिमिटिंग रिएजेंट के बारे में कि लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है। ओके स्टूडेंट्स, तो हम बात करते हैं लिमिटिंग रिएजेंट के बारे में कि लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है। तो हेडिंग डालें लिमिटिंग रिएजेंट, ठीक है। इसको हम बोलते हैं सीमांत अभिक्रमक। अब देखो सीमांत अभिक्रमक क्या होता है, लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है। लिमिटिंग रिएजेंट वो होते हैं जो कि ये डिसाइड करते हैं कि प्रोडक्ट कितना बनेगा, ठीक है। यानी जो अमाउंट जो सब्सटेंस लिमिट के अंदर होगा भाई वो ही डिसाइड करेगा। जैसे सपोज अगर आपको चाय बनानी होती है, तो चाय बनाने के लिए रिक्वायरमेंट चीज़ क्या है? आपके पास ज़्यादा चीज़ क्या होनी चाहिए भाई? दूध होना चाहिए। अगर आपके पास में दूध ही कम है, सपोज आपको 4 कप चाय बनानी है, ठीक है, और आपके पास में दूध कितना है? 2 कप का ही दूध है। इतना दूध है कि आपके पास में 2 कप ही चाय बन सकती है। तो बताओ कि क्या आप उससे अगर आपके पास में चाय या फिर चीनी, चाय पत्ती या फिर जो चीनी है वो अगर एक्सेस के अंदर है, तो क्या आप 4 कप चाय बना सकते हो? वो बात अलग है कि उसमें आप पानी ऐड कर देते हो। लेकिन अगर हमारे पास में 2 कप जितना ही दूध है, तो उससे क्या 4 कप चाय बन सकती है? नहीं बन सकती। इसका मतलब इसमें लिमिटिंग रिएजेंट कौन है? लिमिटिंग रिएजेंट है दूध, यानी दूध डिसाइड करेगा कि कितने कप चाय बनेगी, राइट। तो उसी तरीके से रिएक्शन के अंदर वो रिएजेंट जो लिमिट अमाउंट के अंदर होता है वही डिसाइड करता है कि जो प्रोडक्ट बनने वाला है वो कितना प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। इसी तरीके से तो देखो एक एग्जांपल लेकर के समझते हैं। हमारे पास में A है प्लस B है और ये बनाता है C प्लस D, ठीक है। इसका कुछ 2 मोल है, इसका कुछ 4 मोल है और इसका आपको आप देख लो, आप 2 मोल बना दो, इसका भी 4 और इसका आप बना दो 6 मोल, ठीक है। कोई भी हम रैंडमली एक इक्वेशन लिखते हैं। हमें पता करना है कि इनमें लिमिटिंग रिएजेंट कौन है, ठीक है। हम ये देख करके नहीं बता सकते कि ये लिमिटिंग रिएजेंट आएगा, ठीक है, क्योंकि भाई हमें यही नहीं पता होगा। जैसे सपोज अगर आपसे पूछा जाता है कि चीनी और आटे के अंदर दोनों में से कौन जल्दी खत्म हो जाएगा, ठीक। आपसे पूछा जाए जनरली कि चीनी है आपके पास में आटा है, दोनों में से कौन जल्दी खत्म होगा, तो आप कैसे बता सकते हो? क्योंकि आपके पास में एक स्पेसिफिक अमाउंट ही नहीं है। आपको ये थोड़ी बोला गया कि आपके पास में 1 किलो चीनी है और 10 किलो आटा है, ठीक है। अगर आपको अमाउंट पता होती तब आप बता सकते थे कि कौन जो है वो जल्दी खत्म होगा।
कौन जो है वो बाद में खत्म होगा, यानी कौन लिमिटिंग रिएजेंट होगा, कौन एक्सेसिव रिएजेंट होगा। यहाँ पर आपको कोई भी चीज़ नहीं दे रखी है, आप स्टोइकियोमेट्री को देख करके बता नहीं सकते कि ये जो है लिमिटिंग रिएजेंट की तरह वर्क करेगा या फिर एक्सेसिव रिएजेंट की तरह वर्क करेगा। ठीक है, सपोज अब मैं आपको कुछ t = 0 पर मोल देता हूँ कि इसके आपके पास में 2 मोल हैं, ठीक है, इसके आपके पास में 1 मोल है। ठीक है, तो आपको इसके 0 मोल, क्योंकि t 0 पर अभी तक रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई है, तो रिएक्शन स्टार्ट नहीं होगी इसका मतलब कोई प्रोडक्ट नहीं बनेगा। ठीक है, तो t = 0 पर इसके 2 मोल दे रखे हैं, इसके 1 मोल दे रखे हैं, तो आपको ये बताना है कि लिमिटिंग रिएजेंट कौन है। तो लिमिटिंग रिएजेंट के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, देखो लिमिटिंग रिएजेंट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, मोल डिवाइडेड बाय इसकी स्टोइकियोमेट्री। ठीक है, मोल कितना है इसका, 2 मोल, स्टोइकियोमेट्री कितनी है 2, कितना आ जाएगा 1। यहाँ पर अगर हम बात करें मोल कितना है 1, स्टोइकियोमेट्री कितनी है 4, कितना आएगा 0.25। बताओ, जो हम स्टोइकियोमेट्री को देख करके बता रहे थे कि ये लिमिटिंग रिएजेंट होगा, जबकि लिमिटिंग रिएजेंट तो कौन हो गया बी, यानी ये क्या हो जाएगा आपका लिमिटिंग रिएजेंट होगा। यही डिसाइड करेगा कि बनने वाला प्रोडक्ट जो है वो कितना बनेगा। ठीक है, बनने वाला प्रोडक्ट कितना बनेगा। अब आपको पता करना है कि किस तरीके से हमें ये कैलकुलेट करना है। ठीक है, आपसे 3 टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। एक तो ये पूछा जाएगा कि लिमिटिंग रिएजेंट कौन है, फिर आपसे ये पूछा जाएगा कि जो भी आपका एक्सेसिव रिएजेंट है उसका कितना वेट है, और जो प्रोडक्ट बनने वाले हैं वो उसका कितना वेट है। राइट, तो देखो उसको हम किस तरीके से करेंगे, इसका भी हम एक सिंपलेस्ट मेथड यूज़ करेंगे। सिंपलेस्ट मेथड ये क्या है कि आपको कुछ नहीं करना, कि जो भी आपको मोल्स दे रखे होते हैं, ठीक है, उसकी स्टोइकियोमेट्री माइनस करके उसको x मान लेना। जैसे फॉर एग्जांपल इसका मोल कितना है, इसका मोल 2 है, तो 2 माइनस में 2x, 2 मोल हो गए, माइनस में 2x आपको यूज़ करना है। ठीक है, यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसके 1 मोल है, 1 - 4x। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास में कितना है, यहाँ पर है आपके 2x, क्योंकि ये तो प्रोडक्ट बनेगा तो इसमें से माइनस थोड़ी करेंगे, और यहाँ पे आ जाएगा 6x। अब देखो किस तरीके से करेंगे, जो भी लिमिटिंग रिएजेंट होता है उसकी वैल्यू 0 कर दो। ये लिमिटिंग रिएजेंट है तो ये हो गया 0, क्योंकि लिमिटिंग रिएजेंट तो वो रिएजेंट होता है जो खत्म हो जाता है। तो अगर ये खत्म हो गया तो ये जो होगा वो रिएक्ट किससे करेगा, और रिएक्ट ही किसी से नहीं करेगा तो प्रोडक्ट भी नहीं बनेगा। बी जो है वो डिसाइड करेगा कितना होगा, तो इसका वैल्यू कितना हो गया 0, यानी यहाँ पर x की वैल्यू कितनी आ गई 1/4, है ना। इतनी तो कैलकुलेशन समझते हो भाई। अगर मैं इसको 0 लिखूँ तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/4 आ जाएगी। ये जो x की वैल्यू है आप तीनों की तीनों वैल्यूज़ के अंदर पुट कर दो, तो यहाँ पे कितना आएगा 2 - 2 ब्रैकेट में कितना आ जाएगा 1/4, यहाँ पे कितना आएगा 2 1/4 6 × 1/4। ठीक है, कितनी वैल्यू आएगी यहाँ पे 2 माइनस कितना हो जाएगा 2/4, यहाँ पे कितना होगा 2/4, यहाँ पे कितना होगा 6/4। आप इसको सिंपल करोगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 1/2, 2 - 1/2। ठीक है, और यहाँ पे कितना आ जाएगा आपके 1/2, और यहाँ पे भी कितना आ जाएगा आपके, अगर आप इसको 3/2 कर दो तो ये आ जाएगा 1.5, ये आ जाएगा 0.5, और ये आ जाएगा, आप इसको काट देना तो 1 आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से। तो इस तरीके से आप क्या निकाल सकते हो, इस तरीके से आप एक्सेसिव रिएजेंट निकाल सकते हो, लिमिटिंग रिएजेंट निकाल सकते हो, और जो बनने वाले प्रोडक्ट हैं उनके भी मोल्स निकाल सकते हो। राइट, तो ये होता है पूरा का पूरा लिमिटिंग रिएजेंट का कॉन्सेप्ट। आप इसको कॉपी करो, फिर हम एक क्वेश्चन करते हैं जिसके अंदर हम पूरा का पूरा इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। देखो आपके पास में 2 क्वेश्चन है एक सामने, और इनमें आपको पता करना है लिमिटिंग रिएजेंट कौन है और एक्सेसिव रिएजेंट कौन है, और जो भी प्रोडक्ट बनने वाला है उसका कितना बनेगा। राइट, तो देखो सिंपल तरीके से हम इसको सॉल्व करते हैं। तो ये 1 हो गया और ये 2 हो गया। अब देखो सबसे पहले हम इनमें फर्स्ट की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, मोल कैलकुलेट करेंगे। बिल्कुल सही। इसका वेट कितना है 6, कार्बन का कितना होता है 12, कितना आएगा 1/2 0.5। ठीक, इसका अगर मोल कैलकुलेट करेंगे कितना आएगा 8 डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा 32, कितना आएगा 1/4 0.25। हाँ, यहाँ पे गलती मत कर देना, मोल को देख करके आप लिमिटिंग रिएजेंट मत बता देना। लिमिटिंग रिएजेंट का अलग हम निकालेंगे। लिमिटिंग रिएजेंट हम कैसे निकालेंगे, इसकी स्टोइकियोमेट्री, इसके मोल अपॉन में इसकी स्टोइकियोमेट्री, तो 0.5 डिवाइडेड बाय 2 कितना आएगा 0.25। ठीक है, फिर इसकी स्टोइकियोमेट्री कितनी है 1, तो मोल कितना है 0.25, स्टोइकियोमेट्री 1, कितना आएगा 0.25। अब देखो यहाँ पर इसकी भी वैल्यू 0.25 है, इसकी भी वैल्यू 0.25 है, तो इसमें लिमिटिंग रिएजेंट कौन होगा, तो ये दोनों जो हैं वो वर्क करेंगे एज ए लिमिटिंग रिएजेंट। आप दोनों में से किसी को भी लिमिटिंग रिएजेंट मान करके आप प्रोडक्ट निकाल सकते हो। राइट, कैसे निकालोगे, आप दोनों में से किसी को भी 0 मान सकते हो। ठीक है, लिमिटिंग रिएजेंट मान सकते हो, हमने इसको लिमिटिंग रिएजेंट माना सपोज। तो हम क्या करेंगे कि जो इसके मोल है, ठीक है, इसके मोल कितने हैं 0.5, माइनस में क्या कर देंगे इसकी स्टोइकियोमेट्री 2x। ठीक है, तो सॉरी ये, हाँ ठीक है 0.5 माइनस में 2x। फिर हम यहाँ क्या करेंगे, यहाँ हम कर देंगे 0.25 माइनस में 1x, और यहाँ हम क्या करेंगे 1x। ठीक है,
अब देखो हम इसको 0 मान लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0.5/2, ठीक है। 0.5/2 यानी 0.25 आ जाएगी x की वैल्यू। ये 0.25 आप यहाँ पे पुट करोगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 0.25 माइनस 0.25, यानी ये भी क्या हो जाएगा 0। दोनों क्या है लिमिटिंग रिएजेंट, इसीलिए 0 हो रहे हैं वैल्यू। यहाँ पर आप पुट करोगे तो इसका कितना बनेगा 0.25 मोल बनेगा। और आपको इसका वेट निकालना है तो आप इसके मोलिकुलर वेट से मल्टीप्लाई कर देना तो आपके पास में इसका वेट आ जाएगा, राइट। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, इस तरीके से लिमिटिंग रिएजेंट से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। इसमें आपको दे रखा है N2 रिएक्ट करती है 3H2 से और बनाती है 2NH3। आपको लिमिटिंग रिएजेंट और एक्सेसिव रिएजेंट बताना है। तो देखो किस तरीके से करेंगे। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे मोल। तो इसका वेट कितना दे रखा है 14 डिवाइडेड बाई 28 कितना आ जाएगा 1/2। यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये आ जाएगा आपके पास में 2/2, ये आ जाएगा 1। तो लिमिटिंग रिएजेंट कौन होगा, ये लिमिटिंग रिएजेंट होगा। ये गलती मत करना, ठीक है। अभी हमने मोल ही निकाले हैं, ठीक है। तो अब हम क्या यूज़ करेंगे लिमिटिंग रिएजेंट का फॉर्मूला। इसके मोल कितना मोल है 0.5 डिवाइडेड बाई हम क्या करेंगे 1, कितना आएगा 0.5 आ जाएगा। इसका अगर हम बात करें तो इसका मोल कितना है 1, स्टोइकियोमेट्री कितनी है 3, कितना आएगा 0.3। तो लिमिटिंग रिएजेंट कौन होगा H2 जो है वो लिमिटिंग रिएजेंट हो जाएगा, ठीक है। ये क्या हो गया लिमिटिंग रिएजेंट हो गया। अब हम कैसे कैलकुलेट करेंगे कि प्रोडक्ट कितना बनेगा या फिर एक्सेसिव रिएजेंट कितना बचेगा। देखो इसका मोल कितना है, इसका मोल है 0.5। तो 0.5 माइनस में इसका स्टोइकियोमेट्री 1 है तो 1x कर देंगे। इसका हम कैसे लिखेंगे, देखो इसका मोल कितना है 1 माइनस क्या करेंगे हम 3x। इसका हम कैसे लिखेंगे 2x। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, देखो ये जो वैल्यू आई इसको हम 0 मान लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/3 आ जाएगी। ये x की वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे तो क्या आएगा 0.5 माइनस 1 1/3। फिर हम यहाँ पुट करेंगे, ठीक है। फिर हम यहाँ पुट कर देंगे, क्या आ जाएगा 2 × 1/3, ठीक है। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इस तरीके से आप इसका मोल कैलकुलेट कर लेना और मोल से हम क्या निकाल सकते हैं यहाँ पे वेट निकाल सकते हैं, राइट। तो ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट होता है लिमिटिंग रिएजेंट का। आप इस तरीके से लिमिटिंग रिएजेंट्स और एक्सेसिव रिएजेंट और जो बनने वाला प्रोडक्ट है वो आप कैलकुलेट कर सकते हो, राइट। आई होप आपको ये लेक्चर कंप्लीटली पसंद आया होगा। आप लोगों को जितने भी कॉन्सेप्ट थे वो सारे के सारे इजीली समझ में आ गए होंगे। मिलता है नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक के लिए